उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सहायता उनके केयर टेकर को दी जाएगी। 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनके आवास की व्यवस्था बाल गृह में की जाएगी, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है। योजना के तहत सरकार 18 वर्ष तक 2,500 रुपए प्रति माह देगी। साथ ही पढ़ाई समेत अन्य खर्च के लिए 12,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने कहा है कि जो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में रहेंगे, उन बच्चों को बाल देखभाल संस्थान पालेगी। 18 वर्ष तक के इनके नाम से सरकार 1,500 रुपए हर साल जमा कराएगी। साथ ही बच्चों के 21 साल होने के बाद ये जमा राशि बच्चों को दे दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आने वाले अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना वायरस के संकट की रोकथाम के लिए गोवा सरकार ने कर्फ्यू 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। अब गोवा में कोरोना को लेकर 7 जून की सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। वहीं हिमाचल में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियों को 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा और इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में जिलाधिकारी सुहास LY ने 24x7 चलने वाले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। 24x7 वैक्सीनेशन की सुविधा की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी सुहास LY ने बताया कि जिले में निजी अस्पतालों के साथ मिलकर 24x7 वैक्सीनेशन सुविधा की शुरुआत की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। स्टालिन ने शपथ लेकर अपना कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रुपए प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले 5 गुना कम हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू का काफी ज्यादा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, इसलिए तैयारी अधूरी रह गई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। हवाई सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि घरेलू हवाई यात्रा की महंगी होने जा रही है और सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा में 13 से 16% की वृद्धि की है। ट्रेन के टिकटों के दामों में ये वृद्धि 1 जून से लागू की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 40 मिनट तक की अवधि की उड़ान के लिए किराए की न्यूनतम सीमा को 2,300 रुपए से बढ़ाकर 2,600 रुपए कर दिया है और इसमें 13% की वृद्धि की गई है। और इसी तरह 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान की अवधि के लिए किराए की न्यूनतम सीमा 2,900 रुपए की जगह अब 3,300 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने मामले में शराब दुकान के मालिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए धान नीलामी की प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसके लिए बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज फिर बैठक हुई और बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेम सिंह टेकाम और उमेश पटेल समेत संबंधित विभागीय अधिकारी शामिल हुए।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वर्तमान में धान नीलामी की प्रक्रिया सीमित समिति केंद्रों से हो रही है और अब इसे परिवर्तन करते हुए नीलामी संग्रहण केंद्रों से होगी। समिति केंद्रों में अभी 1,57,000 मीट्रिक टन धान है, जिसे ट्रांसपोर्ट कर संग्रहण केंद्रों पर ले जाया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 के लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी निर्देशानुसार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य की जा सकेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भूस्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक, रेघा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे और इस योजना के तहत खरीफ 2021 के धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब होती जा रही है। पिछले 20 दिनों में इसके मरीजों की संख्या 162 पहुंच गई है और जिसमें से रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में 126 मरीज, रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 24 मरीज एडमिट किए गए। इसके अलावा 16 मरीजों का निजी और अन्य संस्थानों में इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस से प्रदेश में 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत का आंकड़ा 10% हो चुका है। राहत की बात यह भी है कि अब तक 57 ऐसे मरीज हैं जिनका सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि प्रदेश में अभी तक दवाओं को लेकर स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। दुर्ग में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया, वहीं टीके की बर्बादी में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। इसे लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को इग्नोर किया। ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक के बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि सिंधिया संकट के इस दौर में सक्रिय हैं और गरीबों की मदद करें, लेकिन कांग्रेस सिर्फ उनके नाम पर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी 1 लाख गांव में कोरोना के आपदा काल में हर संभव मदद के लिए घर घर पहुंचेगी। साथ ही 50,000 ब्लड यूनिट दान करने का संकल्प भी लिया गया और इस अभियान में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भोपाल में कोरोना संक्रमण दर को 0 पर लाने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है और इसके तहत शहर के सभी वार्डों को 5 वर्गों में बांटा गया है। साथ ही इन वार्डों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर अलग अलग प्लान तैयार किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन वार्डों में माइक्रो प्लानिंग की भी मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर इसके परिणाम बेहतर मिले तो आने वाले वक्त में ये प्लानिंग पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता के लिए भी नया प्रोग्राम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार को मुरैना दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे जिले के प्रसिद्ध करह धाम आश्रम भी जाएंगे और फिर कांग्रेस के विधायक राकेश माबाई के चचेरे भाई की कोरोना में हुए निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद शहर के 2 अन्य नेताओं के घर भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश अनलॉक होते ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने जा रही है ताकि नगरीय निकाय चुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जमीन मजबूत हो सके। फिलहाल कांग्रेस को उम्मीद है कि कोविड की वजह से हुई मौतें और पेट्रोल डीजल की कीमतों के जरिए पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोरोना को नियंत्रण करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम ने कहा लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए झूठी कांग्रेस से सावधान रहने को कहा है। कोरोना पर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस में टिटवार जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि केंद्र ने सचेत किया था, फिर भी भूपेश सरकार के कान और आंख बंद थे। वहीं मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहली लहर में मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे थे तो दूसरी लहर में दीदी और दीदी चिल्ला रहे थे।
रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने पीसी कर केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, देश का वोटर मोदी सरकार के हिसाब से हिसाब मांगे। विकास उपाध्याय ने बताया कि 10 लाख पोस्टर प्रदेश के सभी जिलों में भेजे गए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में जाकर घर घर पोस्टर चस्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के वोटर का असली टूल किट यही पोस्टर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दतिया पुलिस स्टाइल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने बताया कि अब कोरोना महामारी के संकट से उबर रहा है, अब रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है। रायपुर में 70% वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया है। 4 केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले 18+ कैटेगरी में 13 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा था। पखांजूर में तेंदुपत्ता नगद भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर विधायक अनूप नाग ने संग्राहकों को नगद भुगतान किया, साथ ही वन प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक ने सीएम भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। गुना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध रेत जब्त की गई है और 3 गांव के 22 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। रायसेन में रेत खदानों का ठेका निरस्त करने के बाद अवैध उत्खनन जोरों पर है। कोतोघान और अलीगंज रेत खदान से अवैध रेत खनन जारी है। एसडीएम प्रमोद गुर्जर ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा और सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरेली थाने में लाकर खड़ा कर दिया।